नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं होने जा रहा है। ये संकेत अखिलेश यादव कई बार दे चुके हैं। अभी एक तरफा उन्होंने 7 सीटें तो राष्ट्रीय लोकदल को दे दी थी और 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। ऐसी-ऐसी सीटों पर भी कर दिया जहां कांग्रेस के सो कॉल्ड दिग्गज चुनाव लड़ा करते थे, फर्रुखाबाद जैसी सीट। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी गठबंधन नहीं होने जा रहा, ना पंजाब में, ना दिल्ली में। और बिहार में क्या हुआ है ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरह के कड़े बयान आ रहे हैं, और आज तो कमाल कर दिया उन्होंने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अहंकार में चूर एक गलतफहमी की शिकार पार्टी बताया और ये चुनौती दे दी कि अगर आपको इतनी ही गलतफहमी है अपने बारे में, तो जरा वाराणसी जीत करके दिखा दीजिए। उनका सीधा-सा कहने का मतलब है कि जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार चुने गए हैं, जरा उस सीट पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करके और नरेंद्र मोदी को हरा करके दिखा दीजिए। एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या महागठबंधन का राम नाम सत्य हो चुका, खत्म हो चुका? अब कोई संभावना नहीं है? क्या वो पुराना जो यूपीए का इनका गठबंधन हुआ करता था, बस उसके जो घटक दल हैं, उनके बीच में ही कहीं-कहीं सीटों के तालमेल की गुंजाइश बची है। बाकी और जो नए दल जुड़े थे, उनके साथ संभावनाएँ क्षीण हो चुकी, क्योंकि केरल में वामपंथी भी इनसे लगभग किनारा कर ही चुके हैं। इनको कह चुके कि वायनाड के बजाय कहीं और सुरक्षित सीट तलाश कर लें राहुल गांधी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान धीरेन्द्र पुंडीर, वरिष्ठ पत्रकार। तो उनको जोड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है, थोड़ा-सा इसको विस्तार से समझाइए कि ममता बनर्जी राहुल गांधी जब प्रवेश कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, तब भी वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। उनको सिलीगुड़ी में जनसभा करने की इजाज़त नहीं दी गई। आज अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो में देख रहा था, अरे हम तो 4 घंटे के लिए ही हैं, हम तो झारखंड में चले जाएँगे। इतनी सी देर के लिए भी हम किसी को परेशान थोड़ा कर रहे हैं। मतलब गिड़गिड़ा से रहे थे कि किसी तरीके से राहुल गांधी बाइज्जत पश्चिम बंगाल से बाहर निकल जाएँ। हालाँकि ये पुराना वीडियो दिखाई दे रहा है, वो तो अब बिहार में भी जा चुके और बिहार में भी तीसरा-चौथा उनका दिन है। पर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है, उसके बाद क्या हम समझ लें कि महागठबंधन जो है वो खत्म है? देखिए, महागठबंधन जैसी कोई चीज इस पूरे अगर जिस रूपरेखा की हम बात करते हैं, जो नीतीश कुमार के आईडी के साथ शुरू हुई थी, तो वो नीतीश कुमार के जाने के साथ ही उसकी उस पूरे मुद्दे का जो बेस है, आधार है, वो निकल गया, क्योंकि जो उसको आइडिया लेके आने वाला था वही निकल गया। तो उसके बाद उसमें कोई तथ्य बचता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी, चूंकि बात पार्टियां हैं, चुनाव है, तो ये सब चीजें जरूर मायने रखती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बयानात हैं, जो खास तौर से पहले दिन से जो ममता बनर्जी उसमें लगी हुई हैं, उनको बताते हुए कि वो बार-बार उनको उनकी हैसियत बताने की कोशिश कर रही हैं। खास तौर से वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं कि अगर कभी एक आध सीट देनी भी पड़ी उनको, देनी पड़ी मतलब जो उन्होंने दी, 2 सीटों का ऑफर जो शुरुआती था, उससे फालतू वो एक भी नहीं देंगे। लेकिन वो जो 2 अगर कभी उस पर भी कांग्रेस तैयार हो जाए, तो उससे पहले वो कांग्रेस के सबसे बड़ी ताकत, जो कांग्रेस का चेहरा है, जो कांग्रेस के विचारधारा का इस समय मूर्तमान रूप है, वो उसको बिल्कुल उनकी हैसियत दिखाना चाहती है, ज़मीनी हैसियत दिखाना चाहती है। उनका ये कहना कि ये जो वहाँ से नहीं लड़के जीत सकते हैं, वो जीत के दिखाएं। यहाँ तक कि बनारस की चुनौती, चूंकि बनारस की चुनौती बिलो द बेल्ट है, क्यों शायद ही कोई शख्स
अरविंद केजरीवाल के उस दुस्साहसिक प्रयास को जो राजनीतिक हुआ था, जिसमें 2014 में जब ऐलान किया कि मैं वहीं जाके लड़ूंगा, और चूंकि मैं उस पूरे चुनाव को कवर कर रहा था तो कई टिक नहीं रहे थे, और वो अपने आप को सिर्फ मुस्लिम वोटों का चेहरा बनाने के लिए वहां पहुंचे थे, और अंततः वो वही उसी तरह बुरी तरह से जमाने जब करके हारे, जिस तरह से हारे वो बड़ा अजीब सा हार थी। उसके बाद कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वहां जाकर लड़ सके। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की स्थिति में जो पिछली बार की जीत है, हो सकता है उससे भी बड़ी जीत हासिल करें, क्योंकि अब वो जो उन्होंने 2014 से जो वादे किए थे 2019 में, जिन पे काम 70% था, किसी पे 80% था, वो सब अब कंप्लीट हो गया और उन सब का वो दिखने लगा है, उनका आउटकम आ गया है, तो पब्लिक उसके पास है। ऐसे में ममता उनको ललकार रही है कि जाइए और वहीं पहुंचिए। तो वो ये बताने की कोशिश कर रही कि आपके उस राज्य में जहां से आपका जन्म होता है, जहां से आप खड़े होते हैं, जन्म का मतलब पॉलिटिकल ताकत के तौर पर जहां आप हैं, और जहां सबसे ज्यादा आप जहां पे होने के बाद सत्ता की तरफ बढ़ेंगे, आप वहां जाइए और अपनी हैसियत चेक कर लीजिए। ये इसीलिए अटैक था क्योंकि ममता बनर्जी खास तौर से एक और इशारा कर रही थी, क्योंकि अखिलेश यादव के प्रति वो ज्यादा सहृदय रहती है बामुकाबले कांग्रेस के, क्योंकि देखिए एक तो दोनों के एक दूसरे के वोट नहीं टकराते हैं, दोनों एक दूसरे के किसी उसको नहीं छीनते हैं, और एक दूसरे की मदद करने में दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का जो फंडामेंटली वोट है वो मुस्लिम वोटर्स है, प्लस उनके साथ कुछ जातीय हिस्सा अलग अलग चीजों का है। खासतौर से अखिलेश तो एक जातीय समूह के अलावा और किसी में भी अपने जन समर्थन का आज की डेट में दावा नहीं कर सकते हैं। पिछले 2 चुनाव 3 चुनाव का एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। रही बात ममता की, तो ममता बनर्जी को राहुल गांधी के मुकाबले अखिलेश ज्यादा सहज लगते हैं, तो इसीलिए लगता है क्योंकि जिस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कोशिश की कि वो जो 11 सीटें हैं, जो 7 सीटें हैं, उन सबको हम लोग थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। आप देखेंगे अविनाश पांडे ने थोड़ा सा फड़फड़ाने की कोशिश की, तो वो ममता बनर्जी ने उधर से वो जवाब उनको दे दिया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपको जो दिया जा रहा है वो ले लीजिए। ये उत्तर प्रदेश की तरफ भी उनका इशारा है। अगर हम देखें, उन्होंने साफ तौर पर कहा देखिए, कि आप ममता बनर्जी का एक बयान मैं आपको दिखाता हूँ, आपने पढ़ भी लिया होगा। मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं। कांग्रेस पार्टी जहां जहां जीतती थी वहां भी हारती जा रही है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो बनारस से बीजेपी जीत करके दिखाए। एक तो उन्होंने जो ये कहा है कि अगर वो 300 सीटों पर लड़ेगी तो उनमें से 40 सीटें भी जीत पाएगी या नहीं, ये विश्वास के साथ मैं नहीं कहती। दूसरे, उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा अटैक किया है ये कहकर के कि बीड़ी कामगारों के साथ की जो मुलाकात कर रहे हैं, ये फोटोशूट का नया चलन देखने को मिल रहा है। जो लोग कभी चाय के स्टॉल पर नहीं गए, वे अब बीड़ी कामगारों के साथ बैठ कर के फोटो खिंचवा रहे हैं। ये जो बातें उन्होंने कही हैं राहुल गांधी के बारे में, इसका मतलब वो इस चीज को बर्दाश्त भी करने को तैयार नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी आए और वो कामगारों के साथ बैठ करके बात भी करें, फोटो भी खिंचवाएं। क्या मेरी फोटो आपको दिखाई दे रही है जी स्क्रीन हाँ, पे? जी हाँ, जी हाँ, जी। जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो जिस तरह से वो अटैक है, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो ये उस पार्टी को उसकी हैसियत याद दिलाने की तरफ कोशिश कर रही हैं। और ममता बनर्जी या कोई भी राजनेता, आप देखेंगे क्षेत्रीय राजनीति का एक चरित्र होता है कि वो अपने हिस्से में कोई भी चीज देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि टीएमसी त्रिपुरा में बहुत ताकत के साथ अभिषेक बनर्जी उतरे थे, पूरी ताकत के साथ अपनी झोंक दी थी। उसके बाद आसाम में भी जाकर उन्होंने बहुत बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश की, और वो नॉर्थ ईस्ट के उस एक्सपीरियंस को शायद सच मान बैठी थी, जो एक मेघालय उसमें राज्य में जिसमें उन्होंने कुछ सीटें हासिल कर ली थी, जो कि नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को जो समझता है वो जानता है कि वहां व्यक्तिगत वोट पहले अपने बहुत है। तो इसीलिए कुछ लोग जीतने के बाद किसी ना किसी नेशनल पार्टी का सहारा वो दूसरे कारणों की वजह से लेते हैं, तो या किसी दूसरी पार्टी का, तो वो टीएमसी का, क्योंकि याद होगा आपको एनसीपी के भी जीत गए थे,
जेडीयू के भी जीत गए थे, जिनमें से शायद ही कोई नीतीश कुमार को पहचानता होगा कि ये कौन है, वो भी वहां जीते हुए। तो इस तरह की राजनीतिक पहचान वहां होती रही। तो और अपने तमाम कोशिशें यहाँ भी यूपी में भी एक दो टीएमसी के नाम से आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में एक दो कैंडिडेट कहीं कहीं टिकट लेकर आकर लड़ रहे थे। तो ये सब किसी पार्टी की इनकी अपनी हैसियत एक राज्य के बाहर जाने की नहीं है, जो रीजनल स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए माफ कीजिएगा, वहां वो अपनी किसी भी उसमें हिस्सा नहीं देना चाहती, यानी कोई भी शेयर नहीं करना चाहती सत्ता में या अपनी जो लड़ाई है उसमें। इसीलिए उन्होंने इतना तीखा हमला बोला है, जो मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी अभी इस तरह से किसी सीनियर लीडर ने नहीं कहा होगा कि ये 40 भी नहीं जीत पाएंगे, 300 में से इनको 40 सीट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने 44 सीट जीती थी उसके बाद फिर उन्होंने आगे बढ़ाया अपनी सीट को और 50 का आंकड़ा पार किया। लेकिन वो जिस तरह से ये अटैक किया गया है, वो ये बता रहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से अपने सामने कांग्रेस को झुका देना चाहती है। कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है मुझे लगता है इस चुनाव में, बजाय कि उनकी यात्रा उनको ताकत दे रही हो, उनकी यात्रा मुझे लगता है उनको खंड खंड कर रही है। लेकिन वो एकमात्र वो शायद इस महत्वाकांक्षा में है कि वो अगर मोदी को हटा देते हैं किसी भी तरह से, अगर वो चाहे किसी के आगे चिरोरी कर ले या राजनीतिक तौर पर जो उनके लिए आत्मघाती कदम है वो उठा ले, लेकिन बस वो मोदी को हटा दें। जैसे हमारे उसमें कहा जाता है कि एक आदमी ने तपस्या की, क्योंकि वो पड़ोसी से उसका बहुत झगड़ा रहता था, उसने ईश्वर प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा भाई कुछ मांगो, लेकिन जो भी तुम मांगोगे पड़ोसी को तुमसे दुगना मिलेगा। तो उसने एक क्षण में ही कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, मुझे एक आंख का कर दीजिए। तो उसको मालूम है कि अब पड़ोसी को तो दोनों जाएंगी, तो वो उस स्थिति में आने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह बीजेपी सत्ता के सामने से हटे इस स्थिति में भी। लेकिन अब इसका मजा ले रहे हैं जो जो क्षेत्रीय दल है, मुझे लगता है कि वो और ज्यादा किरकिरी कर रहे हैं कांग्रेस की, चाहे बिना किसी बातचीत के, बिना किसी उसके उन्होंने कह दिया समाजवादी पार्टी ने कि समझौता हो गया, इनको 11 सीट दे दी गई, अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए गए, और वो उनमें से सीट वो भी थी जिसमें भी कांग्रेस चाहती थी कम से कम एक सीट फर्रुखाबाद जैसी उनको दे दी जाए, वो तमाम चीजों पर। इसके अलावा आप जेडीयू निकल चुका है, मिलिंद देवड़ा चले गए हैं, इसके अलावा कई और नेता जाने वाली बातचीत है, यहाँ तक कि जो मुंबई में बाबा सिद्दीकी और उसके बेटे की बात है उस पर भी अब जाने की जो चर्चा थी, अभी मैंने उसका लेटेस्ट अपडेट नहीं देखा है। तो आप देखेंगे लगातार चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, चारों तरफ से उसको कमजोर किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो थिंक टैंक है, मुझे लगता है कि वो जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है उससे घिर कर वो ये मान के चल रहा है कि ये जनता बदल देंगे अगर वो उनको वोट नहीं देगी। तो इसीलिए आप ये देखिए ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार अटैक करके उनको उनकी स्थिति याद दिला रही हैं। अखिलेश उनसे कोई परामर्श नहीं ले रहे हैं, बिहार में उनकी कोई हैसियत नहीं है कि वो आरजेडी वालों को कोई बहुत बढ़ चढ़ के अपनी सीट बता दें। राजस्थान में वो हारे हैं, मध्य प्रदेश में उनके पास इस समय सांस लेने का समय नहीं है, और छत्तीसगढ़ में उनका जो तिलिस्म था, जो उनको लगता था कि भूपेश बघेल ने जिस तरह से पूरा कब्जा किया है और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को छत्तीसगढ़ी और बघेली समाज का एक नायक के तौर पर साबित कर दिया, जबकि वहां उनके पास कोई लीडर भी नहीं था, अप्रोक्सली सामने तो नहीं दिख रहा था बीजेपी के पास, इसके बावजूद भी वहां पहले भी नहीं था। और मुझे तो लगता है कि ये जो सुरेश डीके सुरेश जो का बयान है ये और खतरनाक है, जो मैं शायद आपके साथ उस दिन बात भी कर रहा था और हम लोग बात कर रहे थे कि इनके पास जो भी आखिरी राजनीति करेंगे जो आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथियों की कई सारी ऐसी पॉलिटिक्स थी जो देश के लिए कई जगह पर कई मोड़ पर खतरनाक साबित हुई। जैसे अब उन्होंने एक अलग नेशन की एक तरह से मांग करते हुए कही। तो ये बात उस दिन मैं साफ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये डिवाइड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये आखिरी दांव उनके पास रह गया, क्योंकि जातिगत जो सांप्रदायिक का की जो तुष्टीकरण की आखिरी सीमा हो सकती है वो पार कर चुके थे कांग्रेस की लीडरशिप ने। जो मैक्सिमम लीडरशिप वो उठा के ला सकते थे, जो बयान दिला सकते थे वो दिला चुके, तो वो भी उनसे अब आगे नहीं निकला। तो क्षेत्रवाद का एक हिस्सा है वो भी अपने उरूज तक पहुंच चुका। तो अब वो नेशन तोड़ने वाली बातों के सहारे किसी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए जो एक मोबिलाइजेशन है, भले ही वो एंटी इंडियन मोबिलाइजेशन क्यों ना, उसको मूव करना चाहते हैं। जी
ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने जो गलत टाइम पे यात्रा शुरू की है, ये इस इंडी अलायंस के खात्मे का एक बड़ा कारण बनने जा रही है? दूसरे, जिसकी तरफ आपने इंडिकेट किया है कि इस पूरे गठबंधन में अधिकांशतः, सारे नहीं तो अधिकांशतः ऐसे हैं जो या तो वंशवाद से आते हैं या भ्रष्टाचार में घिरे रहे हैं या देश विरोधी बयानबाजियां करते हैं। तो ऐसे में कोई इनको भरोसे के लायक मानेगा भी क्या? देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात होती है, राजनीति में एक तरफ़ा कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि लंबे समय का जो एक्सपीरियंस है, जो डाटा है, वो कुछ और भी कहता है। क्योंकि जिस तरह से जातिगत राजनीति, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, जिस तरह से वो इंक्लाइन करती है, जो इंक्लिनेशन है उसका, वो बहुत मजबूत दिखाई देता है। भले ही हम कुछ भी कहें, लेकिन आपको जो आरएलडी है, उसके लिए आज भी जो जाटों के गाँव है, वहाँ समर्थन है। जिस तरह से अखिलेश यादव के पीछे वो यादव गोलबंद होता है, आज भी वो होता है। उसी तरह से जिस तरह क्षेत्रीय भावनाएँ भड़का के, भले ही उन्होंने भाषा के तौर पे किया हो, क्षेत्रवाद के तौर पर किया हो, आप अन्ना द्रमुक और एआईएडीएमके और डीएमके, उनके बीच ही पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 67 के बाद की राजनीति आपने उनके बीच ही देखी होगी। और जब से अगर हम लोग बाकी तमाम जगह की राज्यों में, जिसमें क्षेत्रीय राजनीति या जातीय राजनीति का दंश एक बार शुरू होता है, भले ही उन पर कितने भी चार्ज क्यों ना लगे हों, ये देखिए, इसमें एक बात और आपको माननी पड़ेगी कि ये राजनीति का एक चरित्र है और ये सब पार्टियों में समान रूप से रहता है। क्योंकि जब अब आप अजीत पवार को लाते हैं, जब आप किसी और ऐसे चेहरे को लाते हैं जिसको कोई स्वीकार नहीं करेगा और जिसके खिलाफ आपने पूरी लड़ाई लड़ी हो, और यही नीतीश कुमार का ही बयान आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार शायद 3 दिन या 6 दिन पहले, जब तक वो नहीं थे, तब तक वो उनके लिए जो कहा जा रहा था, अचानक वो तमाम चीज़ें, वही सम्राट चौधरी वही पगड़ी के साथ बैठे थे, जिसको उन्होंने तब उतारने का कहा था जब वो नीतीश कुमार को राजनीति से विदा करा देते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इनको क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत के साथ बीजेपी जा रही है। बीजेपी ने अपने दोनों तरह की राजनीति की, अपने काम को भी गिनवा रही है और इसके साथ-साथ जो उसका कोर वोट बैंक है, उसको भी वो इस बार ज़्यादा सैचुरेट कर पा रही है, मुझे लगता है। राम मंदिर बनने के बाद चूँकि ब भले ही अदालत ने फैसला दिया हो, उसके बाद बना हो, लेकिन जिस तरह से उस मंदिर की भव्यता को तैयार करने के लिए, जिस तरह से साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी बेहिचक सामने थे, उसके बाद जिस तरह राज्य सरकार ने पूरी ताकत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और तमाम वो सारी चीज़ों को देखते हुए उनके जो वोटर्स हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। हाँ, जो जातीय राजनीति का हिस्सा है, वो तो वो अपना मिलेगा। जैसे आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शायद ही इनके पास कुछ आ पाए, क्योंकि रेड्डी जो है अपनी कमांड जिस तरह बनाए हुए अपनी क्षेत्रीय पार्टी के साथ, वो देखिए बीआरएस काफ़ी ताकत के साथ वहाँ है तेलंगाना में। अलग-अलग जगह आप देखेंगे तो उनके सबके कुछ ना कुछ कारण हैं, यहाँ तक कि उड़ीसा है और आप बंगाल है, ये तमाम जगह पर आपको दिखेगा कि इनकी रीजनल ताकत है। वहाँ उनके सामने मोदी अपने काम, जो उन्होंने काम किया है, जो जिस तरह से उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डीबीटी में पहुंचा दिए हैं, करप्शन का एक बड़ा हिस्सा खत्म करके सीधे, जो मैं एक बल्कि देख भी रहा था, एक पत्रकार कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें जो एक लाभार्थी है वो बाकायदा निकाल के दिखाता है, मुस्लिम लाभार्थी, कि ये देखो इसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है, दिख गया ना। तो वो इस तरह दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो इनके पास, बीजेपी के पास ताकतवर हिस्सा है और ये राजनीति है, इसमें जीत के लिए सब लोग आजकल सभी अपने दांव आजमा रहे हैं। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना समय आपने ओशियन नेटवर्क के लिए निकाला और 2-3 अहम मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। जी सर, नमस्कार। नमस्कार।